तो दोस्तों क्या हाल चाल है। जी हाँ, आप सोच रहे होगे सर ने आज ये क्या नया शुरू कर दिया, ये पॉकेट सीरीज क्या है। यही चल रहा होगा ना दिमाग में, ये पॉकेट में क्या है। तो पॉकेट में है दोस्तों आपके लिए रो रॉकेट, जो आपकी तैयारियों को देगा नए पंख, नई उड़ान और जोरदार। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं पर लास्ट मिनट रिवीजन चाहिए होता है। वो रिवीजन वाला रॉकेट, जी हाँ, छोटा रॉकेट बड़ा धमाका, वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। ल्यूसेंट की पॉकेट सीरीज अभी तक कोई नहीं लेके आया होगा, मुझे पक्के से पता है। ऐसी सीरीज ये आपकी तैयारी को देगा नया जोश, नई उमंग, नई ताकत और एक नई ऊर्जा, जिससे आपकी तैयारी को मिलेगा बहुत 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 बल। तो ये है, गागर में सागर कह लीजिए या पॉकेट कह लीजिए, एक छोटा सा, एक छोटे से में, छुट्टू से में आपकी तैयारी को रिवाइज करने का मौका। तो दोस्तों इसे संभाल के रखना, आपके एग्जाम से पहले ये बहुत काम आने वाला है। रात को एक बार कान पे लगा के भी सुन लिए ना तो रिवीजन बहुत बढ़िया से हो जाएगा। और ल्यूसेंट के जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो इतिहास हो, अर्थशास्त्र हो, भूगोल हो, सब मैं इसमें लेके आने वाला हूं अलग अलग और बेहतरीन ढंग से। बिल्कुल सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें से ज्यादातर चांसेस हैं एग्जाम में फंसने। और मैं ये मान के चलता हूं, मेरा ये अनुभव ये कह रहा है, कम से कम 50% तो इसमें से फंसेगा ही फंसेगा। चाहे आप यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर आरपीएफ या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जहां पे ल्यूसेंट में से फंसेगा तो ये उसका बिल्कुल निचोड़ है। इसे कहते हैं ना, गन्ने को पूरा कस के निचोड़ दिया है। ठीक है, वो वाला आपके लिए लेके आया हूं। तो चले देखते हैं आज मैं जो बात करने वाला हूं। आज हम लोग बात करेंगे इस वाली टॉपिक पे, अर्थव्यवस्था की। तो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं दोस्तों, सारा मैं ले आया हूं। सिर्फ 32 पीपीटी है, पेज नहीं है, 32 पीपीटी है। थोड़ा मोटा मोटा अक्षर होता है तो इसलिए टेंशन मत लेना, बहुत कम है। और ये पीपीटी मैं ग्रुप में भी डालूंगा। जी हाँ, ग्रुप में भी डालूंगा और कोशिश करूंगा नीचे आपको लिंक में भी रहे यूट्यूब के, और ग्रुप में भी डालूंगा। तो तैयारी करते वक्त इसे देखते चलना है। अगर इसे देखते चलोगे तो तैयारी बहुत बेहतरीन होगी और सिलेक्शन और बहुत 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 नजदीक पहुंच जाओगे। तो चलिए हम देखते हैं हमारे ल्यूसेंट के पॉकेट सीरीज में क्या छुपा हुआ है। सबसे पहले क्या चल रहा है, पहले मैं पेन को कैलिब्रेट कर लूं अपने, वरना बाद में दुखी करता है। तो दोस्तों जो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं, देखो, अर्थव्यवस्था की। तो हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था से शुरू कर रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था शुरू कर रहे हैं, फिर इतिहास वगैरह धीरे धीरे सारे टॉपिक्स पे जाएंगे। चलेंगे थोड़ा फास्ट, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसको एक बार समझ लें। तो आर्थिक विकास एक व्यापक संकल्पना या प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में निरंतरता एवं दीर्घकालीन वृद्धि होती है तथा जनता के जीवन स्तर एवं सामान्य कल्याण सूचकांक बढ़ता है। तो ये हमारा अर्थव्यवस्था के बारे में एक परिचय है। इसके आगे चले राष्ट्रीय आय के बारे में हम लोग बात करें तो किसी अर्थव्यवस्था में किसी निश्चित वित्तीय वर्ष में उत्पादित किए गए अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय की संज्ञा दी जाती है, जिसकी गणना 1991 में स्थापित केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ द्वारा की जाती है। इसी पे सवाल बनेंगे, ठीक है। ये मैं पीपीटी भी डाल दूंगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। देश के अगला पॉइंट है, देश के घरेलू सीमा के अंदर एक वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी कहते हैं। जीडीपी क्या होता है, यह सवाल आता है, ठीक है, कहा जाता है। इसके अंतर्गत देश की भौगोलिक सीमा के अंदर विदेशियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, ये अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो भी सवाल हैं उसका निचोड़ है। इससे बाहर बहुत ही कम आएगा, सब आपको इस सीरीज में मिल जाएगा। तो पॉकेट सीरीज है ये। तो किसी देश के नागरिकों द्वारा एक निश्चित समय अवधि, सामान्यतः 1 वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी कहते हैं। अगर सवाल आता है कि भैया जीएनपी क्या है, तो आपको बताना है किसी देश के नागरिकों द्वारा एक निश्चित समय अवधि यानी सामान्यतः जो कि 1 वर्ष के अंतर्गत
अंतिम वस्तु यानी फाइनल प्रोडक्ट एवं सेवाओं जो कि सर्विसेज के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी कहा जाता है। चलते हैं आगे। यद्यपि वर्ष 1947 के बाद की अवधि में भारत की राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ गई है, परंतु प्रति व्यक्ति आय के स्तर में सदृढ़ सुधार नहीं हो पाया है। यानी कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो लोगों की उस तरह से नहीं बढ़ पाई है, हालांकि भारत की आय बढ़ी है, जिससे जनता काफी बड़ा भाग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। खासतौर पे यूपीएससी वाले जो हमारे दोस्त हैं उनमें इस पे सवाल बनते हैं कई बार। भारतीय उदारीकरण की बात करें, भारतीय उदारीकरण को अपनाए जाने के पूर्व 1950 से 80 के मध्य राष्ट्रीय आय अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर मात्र 3 से 4% के बीच रही है, जिसे प्रोफेसर राजकृष्णा ने हिंदू वृद्धि दर की संज्ञा दी थी। याद रखना, इस पे सवाल बनते हैं। भारत में अपनाई गई नई आर्थिक नीति से 2 घटक हैं, स्थिरीकरण त्वरित अनुकूलन प्रक्रम और संरचनात्मक संयोजन क्रमिक बहु उपक्रम। तो दोस्तों एक एक चीज को ध्यान से नोट कर लेना, ठीक है, ये पीपीटी मिल जाएगी, इसे रिवाइज करके जाना है। तो आर्थिक नियोजन की हम बात करें तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर स्थापित कर दिया गया था। याद रखना, ये सवाल बनता है, मोदी जी के काल में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को योजना आयोग के नाम पर प्रतिस्थापित कर दिया गया है। नीति आयोग का पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जी हाँ, नीति आयोग का जो पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था, ठीक है। उसके बाद 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग में योजना आयोग को नीति आयोग के रूप में बदल दिया गया। इसके बाद नीति आयोग की हम बात करें, नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री खुद होते हैं, जो अभी नरेंद्र मोदी जी हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अरविंदम पनगड़िया को नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। जो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया को नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजनाओं के अंतिम अनुमोदन का कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी द्वारा किया जाता है। इसका गठन 6 अगस्त 1992 को एक संवैधानिक निकाय के रूप में किया गया है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1991 से 1996 के डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी, जिसमें कृषि एवं सिंचाई प्राथमिकता थी। याद रखना, ये सवाल कई बार आया हुआ है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो किस पर आधारित थी, तो आपको कृषि और सिंचाई पर लिखना है। अलग अलग पंचवर्षीय योजना के बारे में कई बार सवाल आए हैं। द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी 1956 से लेकर 61 के बीच में थी, और इसमें भारी आधारभूत औद्योगिक विकास पर बल देते हुए देश को तीव्र औद्योगिकरण के लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अब इसके बाद भारत चीन युद्ध होता है 1962 में, भारत चीन युद्ध, और उसके बाद 1965 से लेकर 68 के बीच में भयंकर सूखे के कारण तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो असफल रही, ठीक है, जो कि चली है 61 से 66 के बीच में। जी हाँ, 61 से 66 के बीच में तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी असफल रही। फिर 1966 से लेकर 1969 की अवधि की योजना को अवकाश की अवधि कहा जाता है। इस दौरान 3 वर्षीय योजनाएं चलाई गई हैं। तो आगे चलते हैं, इसके बाद ये सारी पीपीटी आपको मिल जाएगी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो ये 1969 से 74 के बीच में चली गई है। अशोक रुद्र एवं एलन एस माने द्वारा तैयार अपने ओपन कंसल्टेंसी मॉडल पर आधारित थी, जिसका मुख्य उद्देश्य त्वरित स्थायित्व के साथ साथ विकास का आर्थिक आत्मनिर्भर की प्राप्ति था। इसके बाद 5वीं जो पंचवर्षीय योजना आती है, ये चली है 1974 से 1979 के मध्य, और जिसमें उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन। जी हाँ, गरीबी उन्मूलन इसका उद्देश्य था। ये इंदिरा गांधी के काल में चली है। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना था, तथा इस योजना के दौरान 1975 में
20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया। इस योजना के दौरान ही आपातकाल लग गया था। तो याद रखिएगा, सवाल कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम 5वीं पंचवर्षीय योजना को वर्ष 1978 में समाप्त करके भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अनुन्नत योजना रोलिंग प्लान को 1978 से 73 लागू किया, जिससे गुनार मॉडल और को प्रतिपादित किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना की हम बात करें तो ये 1980 से 85 के बीच में चली। इस दौरान गरीबी एवं बेरोजगारी को दूर करने के लिए IRDP और NREP सिस्टम, DWACR, RLEGP जैसे कार्यक्रम को शुरू किया गया। तो 84 में इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद राजीव गांधी जी के काल में चला। तो 7वीं अगर पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये 1985 से 90 के बीच में पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर विकास पर बल दिया गया, ठीक है। और उन वर्ष 1990 से 92 के बीच में जो पंचवर्षीय योजना लागू की गई, इसके कारण इस अवधि में योजना विहीन वर्ष घोषित किया गया। योजना विहीन वर्ष इसे घोषित किया गया, याद रखिएगा, 1990 से 92 के बीच। इस टाइम आर्थिक मंदी बहुत ज्यादा थी। भारत को PV नरसिम्हा राव का इस टाइम शासन था, सरकार थी। भारत को बाहर से कर्जा भी लेना पड़ रहा था। तो ये वो काल है। 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो जो 1992 से 97 तक चली, जॉन डब्ल्यू मूलर के मॉडल पर आधारित थी, जिसमें मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। देखिए, ये वक्त के साथ साथ जो सोसाइटी में चल रहा था वो हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में भी बार बार दिखता है। पहले कृषि को, फिर उद्योगों को, फिर ऊर्जा को, और फिर एक समय ऐसे आया कि जनसंख्या हमारी बढ़ती जा रही है, तो हमारे पास मानव जो है, इंसान जो है, वो सबसे बड़ा सोर्स हो गया है अब, जिसको मानव विकास यानी कि उसको स्किल डेवलपमेंट पर ज्यादा जोर दिया गया, जो 8वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। तो आगे चल के अगर हम बात करें तो उदारीकरण की बात करें, उदारीकरण के बाद 1992 में, जी हाँ, PV नरसिम्हा राव के वक्त में 1992 में उदारीकरण लाया गया। तो 1992 में 8वीं योजना में महालनोबिस 20 मॉडल के स्थान पर राव मनोहर मॉडल को स्वीकार किया गया। योजना आयोग ने 23 जनवरी 2003 को इंडिया विजन 2020 नाम से एक दस्तावेज जारी किया, जिसमें सामाजिक आर्थिक क्षेत्र के लिए 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए। 8वीं पंचवर्षीय योजना के लोक क्षेत्रक परिव्यय और वित्त पोषक का सबसे बड़ा स्रोत सरकारी ऋणदान था। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो 1997 से 2000 का मुख्य लक्ष्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास करना था। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें जो 2002 से 7 के बीच चली, व्यापक अंतर्निगत मॉडल पर आधारित थी तथा इस योजना में वार्षिक विकास दर 7.5 रही, जो कि लक्ष्य 7.9 से अधिक समीप थी। तो धीरे धीरे पंचवर्षीय जो योजनाएं थी अब उस पर प्रॉपर काम होने लगा और अपना लक्ष्य वहां तक प्राप्त करने लगी। तो 11वीं अगर पंचवर्षीय योजना की बात करें 2007 से 12 में चली है, वो तीव्र तथा समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए की गया महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें 9% की औसत वार्षिक वृद्धि दर लक्ष्य रखा गया, जिसे बाद में संशोधित करके 8.1 कर दिया गया, परंतु अब 7.9 प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना की, जो 2012 से 17 तक मूल लक्ष्य था तीव्र, सतत एवं अधिक समावेशी विकास करना। इसकी योजना में अनुमानित लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वृद्धि दर हासिल करना था। तो आगे चलते हैं। तो निर्धनता एवं बेरोजगारी से संबंधित हम आप देख लेते हैं टॉपिक पे। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने 1870 ईस्वी में गरीबी मापन का प्रयास किया था और स्वतंत्रता से पूर्व यानी कि आजादी से पहले 1870 में दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले गरीबी मापने का प्रयास किया था। योजना आयोग के एक दल द्वारा वर्ष 1973 से 74 के कीमत पर ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्राप्त प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग तथा शहरों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग के आधार पर बनाया गया था। एक सिस्टम बनाया गया था कि गरीबी को कैसे मापा जाए।
तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने 1870 में किया था, उसके बाद योजना आयोग ने किया है 1973-74 में। इसके बाद वर्ष 2011-12 में निर्धनता रेखा को ग्रामीण क्षेत्रों में 816 प्रति व्यक्ति प्रति माह तथा शहरी क्षेत्रों में 1000 प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोक्ता के रूप में परिभाषित किया गया। तो गरीबी की परिभाषा इस तरीके से डिफाइन की गई। तो भारत में निर्धनता की संख्या तथा अनुपात के अनुमान की कार्यविधि एवं परिकल्पना को विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए 1989 में प्रोफेसर डी.टी. लकड़वाला की अध्यक्षता में एक विशेष समूह गठित किया गया, जिसके द्वारा सुझाए गए फॉर्मूले में नवी योजना में स्वीकार कर लिया गया। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ होता है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य। तो भाई इस पे सवाल बनते हैं, याद रखना। आगे चलते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे भाई इसमें, क्योंकि ये फास्ट रिवीजन है। तो वर्ष 1952 में भारत में परिवार नियोजन के लिए विश्व का प्रथम राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अनुपात जनसंख्या को स्थिर करने के लिए जन्म दरों को कम करने पर बल दिया गया। ठीक है, इसके बाद भारत सरकार ने 25 सितंबर 2014 को ग्रामीण क्षेत्र तथा शहरी गरीबों के जीवन स्तर को सुधार करने के उद्देश्य से दीनदयाल उपाध्याय, जी हाँ, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना आरंभ की। इस योजना के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबों की संख्या में कमी लाई गई। इसके बाद सेतु भारतम योजना का शुभारंभ 4 मार्च 2016 को किया गया। सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना इस योजना का उद्देश्य था। इसके बाद प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई 28 अगस्त 2014 को की गई, जिसका उद्देश्य वित्त समावेश को बढ़ावा देना था तथा देश भर के सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधा से जोड़ना था। एक बड़ा कदम है, इस पे सवाल बनते हैं। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY की शुरुआत 1 दिसंबर 1997 में की गई थी, जबकि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY की शुरुआत 1 अप्रैल 1999 में की गई थी। चलते हैं आगे प्रधानमंत्री, जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 महत्वाकांक्षी शहरी विकास योजनाओं की शुरुआत 2015 में की थी। इन योजनाओं में का नाम था स्मार्ट सिटी मिशन, कायाकल्प एवं शहरी रूपांतरण के लिए अमृत योजना तथा प्रधानमंत्री आवास योजना। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत सूक्ष्म लघु उद्योगों की स्थापना के लिए सब्सिडी युक्त शाख उपलब्ध कराकर ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजन कराए गए। ठीक है, और इसके साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM, जी हाँ, NRHM की शुरुआत 2 अप्रैल 1905 में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रीय गरीबों को गुणवत्ता को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना था। आपने इसकी NHRM की बहुत सारी वो देखी होंगी, एम्बुलेंस भी। तो इसी के साथ अगला पॉइंट हमारा क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एक घटक के रूप में जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2005 को की गई, जिसमें संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना और 19 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 2 जीवित प्रसव के समय आर्थिक सहायता दी जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट हमारा क्या है, इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देते हुए मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करना है। तो ये इसका उद्देश्य था। इस पर सवाल आते हैं, याद रखना। 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम जिले में नरेगा की शुरुआत करी गई। इसका उद्देश्य प्रथम चरण में वर्ष 2006 से 7 में देश में 27 राज्यों में 200 जिलों में इसे लागू किया गया। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम परिवर्तित करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना यानी मनरेगा कर दिया गया। याद रखना, इस पे सवाल आते हैं। मनरेगा कर दिया गया 2 अक्टूबर 2009 को। आगे चलते हैं, ये पीपीटी मिल जाएगी, परेशान नहीं होना है किसी को भी। शिक्षा क्षेत्र में लिंग असमानता को दूर करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन को पुनर्गठन करते हुए 8 दिसंबर 2009 को साक्षर भारत मिशन की शुरुआत करी। आशा अर्थात एडिक्वेट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट वस्तुतः राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कहा गया। आशा वर्कर्स ने बहुत जबरदस्त काम किया था अभी कोविड के टाइम में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट इकाई है। जो आंकड़ा इनके पास होता है, जितनी जड़ता के गांव में जाते हैं उतना कोई नहीं जाता। बहुत इंपॉर्टेंट इकाई है ये सरकारी तंत्र की।
तो किशोरियों को सही मानसिक शारीरिक विकास के लिए उन्हें रियायती दर पर पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 19 नवंबर 2010 को राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना यानी सबला की शुरुआत की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित निवारण के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका निगम यानी कि NRLM की शुरुआत 3 जून 2011 को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में की गई थी। अटल पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित पेंशन योजना है। इसका लक्ष्य असंगठित क्षेत्रों के लोगों को पेंशन की सुविधा प्रदान करना है। इसका आरंभ कोलकाता में, जी हां, कोलकाता में 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष का प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के कार्य को पूर्ण करना था, यानी कि कोई भी बच्चा किसी भी टीके से छूट ना जाए। तो ये इसका उद्देश्य था। आगे चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा जल्दी चलेंगे। नीति आयोग द्वारा अटल नव परिवर्तन मिशन की स्थापना वर्ष 2015 के बजट भाषण में वित्त मंत्री की घोषणा का आधार पर की गई थी, जिसका उद्देश्य स्कूल, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान, सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योग तथा उद्योग स्तरीय देश भर में नवाचार, उद्यमशीलता को, परिस्थितिकरण को बढ़ावा दे रहा था। भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2016 को उज्ज्वला योजना की शुरुआत करी। इस योजना का उद्देश्य था ऊर्जा संरक्षण। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को 10 महिलाओं को रसोई गैस का कनेक्शन प्रदान कर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया था। इसके अंतर्गत 1600 की सब्सिडी की राशि प्रधानमंत्री जन धन योजना के खाते में भेजी गई। जी हां, 1 अप्रैल 2017 को राष्ट्रीय वयोश्री योजना का शुभारंभ आंध्र प्रदेश के राज्य में नेल्लोर जिले में किया गया। वर्ष 2015-16 के बजट में ही इस योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आय संबंधी बीमारियों का सामना कर रहे गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी के जो बुजुर्ग हैं, जीवन यापन हेतु आवश्यक उपकरण सामान्य की सीमा में लाना। ठीक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 27 अप्रैल 2017 को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़े देश का आम नागरिक, हाँ जी, उड़े देश का आम नागरिक उड़ान, जिसका शॉर्ट फॉर्म है उड़ान के नाम से प्रसिद्ध है, के अंतर्गत शिमला दिल्ली मार्ग पर पहली उड़ान को झंडी दिखाकर आरंभ किया गया था। ये सवाल आते हैं, देश ने उड़ान के क्षेत्र में बहुत तरक्की कर ली है, इस पे संबंधित सवाल एग्जामों में आते हैं, तो भैया रिवाइज करके जाना, छोड़ के मत आना। अगला सवाल, केंद्रीय सरकार द्वारा 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के रूप में प्रारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य 10 लाख परिवारों के 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य पर खर्चा का सरकार वहन करती है। तो अभी तक बहुत लोगों ने इसका फायदा उठाया है। अगला पॉइंट है हमारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुई। इस योजना के अंतर्गत लड़कों के समान लड़कियों की जन्म दर हासिल करने वाले गांवों को 1 करोड़ का पुरस्कार दिए जाने की योजना है। ठीक है, अगली देखते हैं जिस पे सवाल आते हैं। वर्ष 2018 में भारत सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम शुरू किया। इसके अंतर्गत 10 फरवरी से 10 अगस्त तक 1 से लेकर 19 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों किशोरियों को निर्धारित अवधि में कृमिनाशक मुक्ति, यानी कि जो पेट में कीड़े हो जाते हैं ना बच्चों के, ठीक है, उसकी मुक्ति का एक गोली आती है। नवजात शिशुओं में इसको दी गई, नवजात शिशु में, और 1 से 19 साल तक के लोगों में दी गई, जिससे कि भैया जो बीमारियां होती हैं उससे रिलेटेड वो सारी ना हो। तो चलते हैं आगे, इसको पढ़ के जाना है, रिवाइज करके जाना है, इसी में से ज्यादातर आना है, याद रखना। सारा टॉपिक दे दूंगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को भारत सरकार ने आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भरता निधि की शुरुआत की गई, जिसमें पीएम स्वनिधि योजना के नाम से जाना जाता है। आत्मनिर्भर भारत योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 मई 2020 को कोरोना संकट के दौरान में भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज का ऐलान किया था। इस पैकेज को आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत दिया गया। यह योजना वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देती है।
अब चलते हैं भारतीय कृषि व्यवस्था की, हम लोग बात करते हैं। तो भारतीय कृषि अभी भी भारत की में अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है बहुत हद तक। देश की कुल सकल, जी हाँ, देश की कुल सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कृषि का संबंधित क्षेत्र में भागीदारी लगभग 17.4% है। वर्ष 2016-17 के अंतर्गत अनुमान के अनुसार कृषि का संबंध क्षेत्र में विकास दर 4.1 दर्ज की गई थी। कृषि क्षेत्र को संस्थागत संस्थानों द्वारा दिए गए कुल ऋण का सर्वाधिक योगदान है वो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 74%, जी हाँ 74% का है। इसके पश्चात क्रमशः सरकारी बैंक में 17% तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में 9% के स्थान पर आता है। किसान क्रेडिट कार्ड, जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना, इस पे सवाल बनते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में की गई थी, जिसका कार्यान्वयन जो वाणिज्य बैंक, जी हाँ, वाणिज्य बैंकों, केंद्रीय सहकारी बैंक तथा ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से किया गया। ठीक है, यह कार्ड 5,000 अथवा उससे अधिक उत्पादन ऋण के पात्र किसानों को दिया जाता है। इसका उपयोग बीज, उर्वरक, कीटनाशक और अन्य कृषि सहायक वस्तुओं को खरीदने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है हमारा, ऊंची उपज। जी हाँ, ऊंची उपज वाले बीज और रासायनिक खाद, उन्नत सिंचाई साधन एवं अन्य तकनीकों के प्रयोग द्वारा 1966 से 67 के में भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ, जिसका श्रेय अमेरिकी विज्ञानी नॉर्मन और बोर लॉक को एवं भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को दिया जाता है। याद रखिएगा, भूल मत जाना, इस पे सवाल आना ही आना है। तो देश में हरित क्रांति के कारण गेहूं के उत्पादन में तेजी आई। इस क्रांति से चावल के उत्पादन में वृद्धि हो गई, परंतु मोटे अनाज एवं दालों के उत्पादन में इससे गिरावट आई। आगे चलते हैं, आगे बात कर रहे हैं हम लोग श्वेत क्रांति की। जी हाँ, श्वेत क्रांति की गति और अधिक तीव्र करने के लिए ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका सूत्रधार डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। कौन? अमूल दूध वाले। जी हाँ, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम विश्व का पहला बड़ा समन्वित डेयरी विकास कार्यक्रम था, जो वर्ष 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी ने शुरू किया था। भारत में सर्वप्रथम 1965 में डॉक्टर प्रोफेसर दंतेवाला की अध्यक्षता में कृषि लागत आयोग का गठन किया गया। वर्ष 1985 में कृषि लागत आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत एवं कीमत आयोग CACP, जी हाँ, CACP कर दिया गया। कृषि लागत एवं कीमत आयोग का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादकों की कीमत को स्थिर करना था, जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कीमत में को स्थित किया जा सके। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत FRP को आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। अगला पॉइंट जो हमारा है, एक शीर्ष सहकारी संगठन के रूप में नेफेड ने आप सब अगर गांव देहात से जुड़े लोग हैं तो उसको अच्छे से पहचानते होंगे। नेफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 में की थी, जिसका कार्य चुना गया कृषि उत्पादों की खरीद, वितरण, निर्यात एवं आयात करना था। वर्ष 1987 में ट्राइफेड की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य जनजातियों को उनके उत्पादों की उचित मूल्य दिलवाकर व्यापारियों के शोषण से बचाना था। तो चलते हैं, आप देखते हैं आगे उद्योग एवं औद्योगिक नीतियों के बारे में क्या सवाल बन सकते हैं। नहीं, अभी कुछ पॉइंट्स बाकी थे। खाद्यान्नों का क्रय विक्रय करने वाली सरकार की एकमात्र एजेंसी के रूप में भारतीय खाद्यान्न निगम FCI की स्थापना 1 जनवरी 1965 में की गई, 100 करोड़ की पूंजी के साथ की गई थी। तो इसके बाद अगला पॉइंट है, भारतीय खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने का जो उद्देश्य से वर्ष 1994-95 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS, वर्ष 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS को प्रारंभिक किया गया। तो PDS थी, फिर उसको TPDS किया गया, टारगेटेड। ठीक है, और इसके बाद मेगा फूड पार्क योजना सितंबर 2008 में शुरू की गई, जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादकों को नुकसान को कम करना था, स्थायी आपूर्ति एवं रखरखाव, खाद्य पदार्थों का प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, किसानों की आय को बढ़ाना तथा बाजारों आदि को जोड़ना था। तो गोवर्धन योजना, जी हाँ, गोवर्धन योजना की शुरुआत 30 अप्रैल 2018 की गई, जो ठोस अपशिष्ट पशुओं के गोबर खाद को बायोगैस में उपयोगी रूपांतरण पर ध्यान केंद्रित करती है। इसके बाद विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि
उत्पादकों में व्यापार में गैर प्रशुल्क बाधाओं को समाप्त करने का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत कृषिगत व्यापार के में मात्रात्मक प्रतिबंध, कोटा प्रणाली, आयात प्रतिबंध एवं आयात लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त किया गया है। इसके बाद चलते हैं, अगला पॉइंट क्या है भाई? अगला पॉइंट कह रहा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। जी हां, जो शुरुआत की गई थी 20 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से की गई थी। केंद्र सरकार की इस योजना से देश के लगभग 14.5 करोड़ किसानों को लगभग लाभ मिला। इस योजना के अंतर्गत छोटे किसानों के खाते में 6,000 की 3 किस्तों के में डाले जाते हैं। और अभी अभी हम लोग ने जैसे ही देखा, इलेक्शन खत्म होने के बाद पहली दिन यानी सोमवार 10 जून को प्रधानमंत्री ने एक बार फिर इस योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि योजना में किसानों के अकाउंट में डाले। तो चलिए आगे चलते हैं, टाइम कम है, रिवीजन ज्यादा है। उद्योग एवं औद्योगिक नीति के बारे में बात करें तो इसका पॉइंट सबसे पहले आ रहा है, भारत में वर्ष 91 यानी 1991 से 92 में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की जब हम बात करते हैं, औद्योगिक क्षेत्र का योगदान केवल 16.8 था, जो वर्तमान में 2020-21 में बढ़कर 23.2 हो चुका है। वर्ष 18-19 के लिए औद्योगिक विकास का हिस्सा सकल घरेलू उत्पाद का 6.9 रहा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 के अंतर्गत औद्योगिक लाइसेंसीकरण नीति, एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार, सार्वजनिक क्षेत्र विदेश निवेश आदि के संबंध में व्यापक बदलाव किए गए हैं। तो वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति में सुरक्षा, पर्यावरण, सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 18 उद्योगों को छोड़कर शेष उद्योगों में लाइसेंस व्यवस्था से मुक्त कर दिया गया। वर्तमान में केवल 5 उद्योग ही ऐसे हैं जिसमें लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। नई विनिर्माण नीति 2011 का मुख्य उद्देश्य 2022 तक जीडीपी में विनिर्माण के क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ाना है। भागीदारी को बढ़ाकर 25% करना है, जो 23 से 25 लेके जाना है, तथा इस क्षेत्र में 10 करोड़ अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है हमारा? सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योग विकास संगठन की स्थापना 1954 में लघु उद्योग विकास संगठन SIDO, मैं साइड हो गया हूं, इसमें नजर आ जाएगा, बट ये आपको पीपीटी मिल जाएगी, इसलिए परेशान मत होना है कि सर आप बीच में आ रहे हो नजर नहीं आ रहा है। SIDO के रूप में की गई देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्योगों के संगठन योगदान 45% है, जबकि देश की कुल निर्यात में इनका योगदान 40% है। याद रखना, इस पे सवाल बनते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको। आगे चलते हैं, भारत में लघु उद्योगों से जुड़ी समस्याओं को पहचान के लिए आबिद हुसैन समिति, जी हां याद रखना, आबिद हुसैन समिति 2002 तथा हस्तकरघा क्षेत्र की समस्याओं को पहचान के लिए मीराट सेठ समिति का गठन की गई थी। भारत में औद्योगिक ऋणता को समस्या का विचार हेतु 1981 में गठित तिवारी समिति, जी हां तिवारी समिति की सिफारिश पर वर्ष 1981 में रुगण औद्योगिक कंपनी अधिनियम SICA पारित किया गया। औद्योगिक रुगणता पर विचार के लिए अप्रैल 1993 में ओंकार गोस्वामी समिति, वर्ष 2000 में बी बालाकृष्ण एडी समिति गठित की गई। आगे चलते हैं, नवरत्न योजना की हम लोग बात करते हैं। नवरत्न जो योजना की शुरुआत 1997 में हुई थी, जिसके अंतर्गत ग्लोबल कंपनी बनाने की संभावना वाले उपक्रमों को अधिक प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की जाती है। साथ ही वर्ष 1997 में मिनी रत्न योजना की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत इन्हीं वित्तीय संचालन एवं प्रबंधन संबंधी स्वायत्तता प्रदान की जाती है। आगे चलते हैं हम लोग, भारत में महारत्न योजना की शुरुआत 2009 में की गई, जिसका उद्देश्य बड़े आकार के नवरत्न उपक्रमों को बोर्ड को अधिक स्वायत्तता सौंपना था तथा 12 कंपनियों को महारत्न का दर्जा देना था, जैसे हमारे BHL है, HAL है या इंडियन ऑयल वगैरह कंपनी है, ये उनके लिए है। तो केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यमों के लिए 89 मिनट में 1 करोड़ रुपए का ऋण योजना की शुरुआत की घोषणा की, जिसके अंतर्गत योग्य उद्यम 1 करोड़ तक लाभ उठा सकते हैं। जो उद्यमी है वो 1 करोड़ रुपए तक लाभ ले सकते हैं सिर्फ 60 मिनट में, यानी 59 मिनट में ही उनको तुरंत
अपने उद्योग के लिए ऋण मिल जाएगा। इसके 1 घंटे के अंदर मंजूरी प्रदान की जाती है ताकि यह जो एसएमई क्षेत्र है, जो एमएसएमई क्षेत्र में के जो लोग हैं इसका लाभ उठा सकें। आगे चलते हैं तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदर्शन को दर्शाता है। वर्तमान में इसका आधार 2011-12 है। 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में व्युत्तर उत्पादन और सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। भारत में राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र में गठन का प्रस्ताव आंध्र प्रदेश को में किया गया है। चलते हैं आगे, बहुत कुछ है अभी बाकी। हाँ क्या है भाई, अब हम चल रहे हैं आगे, थोड़ा ज्यादा आगे निकल गए, थोड़ा सा पीछे आते हैं, रह तो नहीं गया। हाँ, तो मुद्रा बैंकिंग एवं पूंजी बाजार की हम लोग बात करेंगे। तो मुद्रा का अर्थ केवल कागज के नोट या सिक्के नहीं होता जिसका निगमन केंद्रीय बैंक या सरकार करती है, बल्कि वे सभी वस्तुएं जिसके इसके अंतर्गत आती हैं जो भुगतान के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती हैं, जैसे चेक, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई वगैरह। तो दोस्तों ये कई बार सवाल आ सकता है कि मुद्रा का अर्थ केवल क्या होता है। तो मुद्रा का अर्थ केवल कागज या सिक्के या नोट नहीं है जो केंद्र सरकार निकालती है, केंद्रीय बैंक या सरकार निकालती है, बल्कि इसके अंतर्गत भुगतान का वो सारा स्वरूप होता है कि जिसमें जो स्वीकार किया जाता है, जिसमें चेक है, क्रेडिट कार्ड है, यूपीआई है या अन्य चीजें हैं। तो नए थोक मूल्य का नए थोक मूल्य सूचकांक पर आधार वर्ष 2011-12 है। इसमें 697 वस्तुओं को शामिल किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल, जी हाँ ये सारे सवाल बनते हैं, याद रखना, इसको रिवाइज करके जाना है, तभी सुपर फास्ट पॉकेट सीरीज इसका नाम रखा है, जिसमें अर्थव्यवस्था से रिलेटेड सारी चीज आ जाएंगी और भी आ रही हैं, ठीक है, याद कर से। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हेल्टन यंग योजना के अंतर्गत की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, सबको पता है। रिजर्व बैंक द्वारा परिमाण साख्य नियंत्रण यानी क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है। जी हाँ, याद रखना के रूप में अस्त के रूप में बैंक दर, CRR, SLR, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए, बैंकिंग को संभालने के लिए क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल को यूज किया जाता है एक अस्त्र के रूप में, जिसके जो अस्त्र हैं जो आरबीआई के वो हैं, CRR है, SLR है, रेपो रेट है और रिवर्स रेपो रेट का प्रयोग किया जाता है अर्थव्यवस्था को, बैंकों को कंट्रोल करने के लिए। इसी के साथ अगला पॉइंट कह रहा है हमारा, विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत डॉलर एवं अन्य विदेशी मुद्रा, स्वर्ण विशेष अरण यानी कि क्रेडिट का अधिकार, SDR तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के साथ रिवर्स ट्रेड को शामिल किया जाता है। देखिए अभी हाल ही में आपने एक सूचना सुनी होगी कि लंदन से यानी कि इंग्लैंड से भारत ने अपना 100 टन सोना वापस मंगाया है। तो भारत अलग अलग जगह पे अपना सोना, जैसे कि होता है हम लोग गोल्ड रखते हैं, तो ये भी रिजर्व बैंक ही काम देखता है। आगे चलते हैं, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा यानी ई-रुपए के संदर्भ में US डॉलर एवं SWIFT यानी स्विफ्ट सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन प्रणाली का प्रयोग किए बिना डिजिटल मुद्रा में भुगतान करना अब संभव है। इसके अंतर्गत कोई डिजिटल मुद्रा प्रोग्रामिंग प्रतिबंध जैसे व्यय के समय ढांचे के साथ वितरित की जा सकती है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक NDBI की स्थापना जुलाई 1964 में की गई। इसे 11 अक्टूबर 1911 में RBI ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया। इसके साथ अगला जो पॉइंट है, लघु उद्योग के वित्तीय पोषण के उद्देश्य से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIBDI की स्थापना अप्रैल 1990 में की गई तथा इसका मुख्यालय कहां बनाया गया? लखनऊ में। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक NABARD बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गांव में ये बड़ा काम करता है, की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई तथा यह कृषि एवं ग्रामीण विकास वित्त उपलब्ध कराने वाली देश की शीर्ष संस्था है। दोस्तों याद रखना, इससे बाहर पूरा अर्थव्यवस्था इसमें कंप्लीट हो जाएगी। पॉकेट सीरीज है, पॉकेट में है रॉकेट। जी हाँ, भारत में वित्त प्रणाली की संरचना का सुझाव देने हेतु वर्ष 1991 में नरसिम्हा समिति 1 ने बैंकिंग क्षेत्र में सुधार का पर सुझाव देने हेतु वर्ष 1998 में नरसिम्हा समिति 2 को गठित किया गया।
बेसल मानक बैंक पर्यवेक्षक का बेसल कमेटी ने बैंक के पूंजीगत जोखिम, बाजार जोखिम तथा संचालन जोखिम कम करने के संबंध में सिफारिश एक सेट तैयार किया था। यूपीएससी 2007 में ये आया हुआ है, पूछा हुआ है, इस पे सवाल आया हुआ है, इसलिए बताया है भाई ये। तो भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा नाबार्ड की स्थापना को वित्तीय समावेश की भाग माना जाता है। अगला पॉइंट है, भारत में लीड बैंक योजना की शुरुआत 1969 में की गई थी, जिसके अंतर्गत जिले में कार्यरत एक बैंक को लीड बैंक का दर्जा देकर जिले में आर्थिक अर्थव्यवस्था की क्रियाकलापों को पहचान में प्राथमिकता दी जाती है। इसमें क्या होता है कि जैसे जिले में और बाकी बैंक होते हैं, वो अपना उसको वॉलेट के रूप में भी यूज करते हैं, अपना जो पैसा होता है शाम को उस बैंक में रखते हैं, तो उसे लीड बैंक कहा जाता है, यानी एक शहर का लीड बैंक। आगे चलते हैं, तो वित्त समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने सितंबर 2015 को, जी हां, प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY की शुरुआत की। इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार का एक बैंक खाता अनिवार्य रूप से खोलने का लक्ष्य बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद अगली खबर, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 8 अप्रैल 2015 को आरंभ किया गया। यह योजना छोटे व्यापारियों को सहायता देने के लिए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य छोटे उद्योगों को, जी हां, छोटे उद्योगों को साहूकारों की सूदखोरी से बचाना था। जी हां, छोटे उद्योग वाले लोग साहूकारों की सूदखोरी में मर ना जाएं, उसको बचाने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई 8 अप्रैल 2015 को। चलिए आगे चलते हैं, टाइम कम है, काम है ज्यादा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SEBI की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई और 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश द्वारा इसे कानूनी दर्जा दिया गया। याद रखना, द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के नाम से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में की गई थी। जी हां, 1875 में की गई थी। यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक बाजार है। जी हां, वर्ष 1956 में सरकार द्वारा इसे मान्यता दी गई तथा 19 अगस्त 2005 को पब्लिक लिमिटेड कंपनी इसे घोषित किया गया। वित्त के संदर्भ में बीटा शब्द का संख्यात्मक मान है जो पूरे स्टॉक बाजार में होने वाली परिवर्तनों को प्रति स्टॉक को विचलनों को मापता है। तो याद रखना, बीटा शब्द का सांख्यिकी मान है जो स्टॉक बाजार में होने वाले परिवर्तनों को मापता है। अगला पॉइंट है, भारतीय रिजर्व बैंक को खुला बाजार कार्रवाई गतिविधि में बांधेकरण यानी सेंसिटाइजेशन का एक भाग के रूप में जाना जाता है और पूंजी बाजार कैपिटल मार्केट के अंतर्गत सरकारी बॉन्ड बाजार व स्टॉक बाजार में आते हैं। तो आगे चलते हैं, लोक वित्त की बात करते हैं। सार्वजनिक व्यय की कुशल प्रबंधन पर सुझाव देने के लिए गठित की गई थी। सी रंगराजन समिति ने अपनी रिपोर्ट में सार्वजनिक व्यय को योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय में बांटने का प्रथा को समाप्त करने की सिफारिश की थी। बजटीय घाटे की तुलना में राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था का वास्तविक चित्र अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। बजटीय घाटा में सार्वजनिक ऋण को भी आय मान लिया जाता है, जबकि राजकोषीय घाटे में ऋण को आय नहीं माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जो लोग अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने वाला है। निगम कर किसी कंपनी विशेष की आय पर लगाए जाने वाला प्रत्यक्ष कर है जिसकी वर्तमान दर जो है 34%। चैल्या समिति की सिफारिश पर सर्वप्रथम 1994 से 95 के में 3 सेवाओं टेलीफोन, बीमा तथा शेयर बाजार पर सर्विस टैक्स लगाया गया और देश में कर ढांचे में सुधार के लिए चैल्या समिति, जबकि प्रत्यक्ष करों में सुधार पर सुझाव देने के लिए कालकर समिति का गठित की गई थी। तो आगे चलते हैं, काले धन की रोकथाम तथा इससे जुड़े कानून सुधार अन्य पहलुओं पर सुझाव देने के लिए MC जोशी, जी हां याद रखना, MC जोशी समिति का गठन किया गया है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST 1 जुलाई 2017 को लागू की गई। इसके जेटली जी के, अरुण जेटली जी हमारे वित्त मंत्री थे तब लागू की गई। इसके अंतर्गत कुछ अपवादों यानी पेट्रोल, अल्कोहल आदि को छोड़कर सभी अप्रत्यक्ष करों को समाहित कर दिया गया है। इसके अंतर्गत संविधान के 101वां संविधान संशोधन किया गया। याद रखना, 101वां संविधान संशोधन किया गया है GST के लिए। यह भारत का प्राधिकरण द्वारा वसूल किए जाने वाले बहुल करों के स्थान पर एक कर बनाया गया है। इस प्रकार
एकल बाजार स्थापित कर पाएगा। तो एकल बाजार स्थापित करने के लिए जीएसटी लाया गया था। ये कब लाया गया था? 1 जुलाई 2017 को। और पेट्रोल अल्कोहल को छोड़कर सभी चीजें इसमें शामिल की गई हैं। और ये संविधान के 101वें संविधान संशोधन से लाया गया था। ये सवाल बनते हैं, याद रखना। 15वें वित्त आयोग का गठन एन.के. सिंह की अध्यक्षता में 2017 में किया गया, जिसकी समयावधि 2020 से 25 तक थी। इसको बढ़ाकर 26 तक कर दिया गया है, क्योंकि बीच में कोविड काल रहा है। आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय, जी हाँ, अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश की बात करें तो दो राष्ट्रों के मध्य वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान को अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। व्यापार के दो घटक हैं, आयात और निर्यात। जब वस्तुओं को लाभ के उद्देश्य से विदेश भेजा जाता है तो उसे निर्यात कहा जाता है। अच्छा, अथवा वस्तुओं को विदेश से मंगाया जाता है तो उसे आयात कहा जाता है। तो व्यापार के दो प्रकार हैं, दृश्य और अदृश्य। दृश्य व्यापार में वस्तुओं और या जेंसों का व्यापार किया जाता है, जबकि अदृश्य व्यापार में ठप्पर और सेवाओं का, यानी सॉफ्टवेयर सेवा आदि का व्यापार होता है, यानी कि सर्विसेज देते हैं या सॉफ्टवेयर देते हैं। वर्ष 1985 में सरकार द्वारा पहली बार आयात निर्यात की नीति घोषित की गई थी, 1985 में। ठीक है, इसके अंतर्गत आयात निर्यात को सुगम बनाने के प्रयास किए गए, जिसमें उत्पादन को सुविधाजनक बनाने हेतु आवश्यक वस्तुओं को उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। होता क्या है कि बहुत सारे सामान अब हमारे ऐसे बनने शुरू हो गए, पर उसका कच्चा सामान यहाँ पे अवेलेबल नहीं है या महंगा है, तो कई बार मंगाया जाता है। जैसे आप चीन से देख रहे हैं, हम अभी बात होती है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र बढ़ रहा है, पर चीन से आयात क्यों बढ़ रहा है? वो आयात इसलिए बढ़ रहा है कि हम उसके लिए जो कच्चा सामान है वो सही दाम पर चीन से हमें प्राप्त होता है, तो इसलिए हमें उसे आयात करना पड़ रहा है। तो हमारा जो निर्यात भी बढ़ रहा है, साथ साथ इस चक्कर में आयात भी बढ़ रहा है, पर भारत के लिए आने वाले समय के लिए अच्छा संकेत है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। भारत द्वारा निर्यात संवर्धन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र 1965 में कांडला में स्थापित किया गया था। मुंबई तथा सूरत में निजी क्षेत्र में 2 निर्यात संवर्धन क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। यह सवाल आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पे सवाल आए हुए हैं। एक भी पॉइंट दोस्तों इसमें ऐसा नहीं है जिस पे सवाल नहीं आए हुए हैं, तो इसको हल्के में मत लेना, रिवाइज करके जाना। ये ल्यूसेंट की पॉकेट सीरीज है, पॉकेट सीरीज, पॉकेट में है रॉकेट। इससे जाओगे तैयारी करके तो भैया कम से कम 50% से ज्यादा तो फंसेगा ही फंसेगा। वर्ष 1991 में उदारीकरण के बाद विदेशी निवेशक को बढ़ावा मिला और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 10 फरवरी 2006 को सेज कानून SEZ लाया गया। मार्च 2011 तक भारत में 583, जी हाँ, 583 SEZ कार्यरत थे, जिसमें 6.8 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। इस प्रकार कुल निर्यात में SEZ की भागीदारी करीब 30% हो चुकी है। SEZ की स्थापना से जुड़े कार्यों में त्वरित निपटारण के लिए सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया, जिसमें आयात बिक्री कर में भारी छूट प्रदान की गई। तो SEZ में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति निवेश करना चाहता है, कोई कंपनी निवेश करना चाहती है, तो एक पर्टिकुलर जगह पे उसको सारी व्यवस्थाएं, बिजली, पानी, जो भी जमीन है या उसके जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में हेल्प की जाती है, जिससे कि वो तुरंत आके अपना काम अच्छे तरह से कर सके, उससे भारत को रोजगार मिले, भारत में कर मिले और दोनों कंपनी और देश दोनों ग्रो कर सके। तो अगला पॉइंट क्या कहता है, भारत में 13 अगस्त 2009 को 10 संसदीय आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता पर बैंकॉक में हस्ताक्षर किए गए और 1 जनवरी 2010 को यह प्रभाव में आया। इस समझौते में के परिणाम स्वरूप 2016 तक दोनों पक्षों के बीच 4000 वस्तुओं का व्यापार हो सका। मुद्रा का अवमूल्यनीकरण पर से आयात महंगा तथा निर्यात सस्ता होता है। तारापोर समिति पूर्ण पूंजी लेखा स्वामी समपरिवर्तनीय के लिए गठित की गई थी और भारत में पहली बार 19 सितंबर 1949 को रुपये का अवमूल्यन हुआ था। और मुद्रा परिवर्तनीय का तात्पर्य रुपये तथा विदेशी मुद्रा में परिवर्तन या विनिमय है। यह चालू और पूंजी दोनों खातों पर लागू होता है। तो जो खबर ये है, भारत में पहली बार 19 सितंबर 1949 को रुपये का अवमूल्यन हुआ था। वो ये इसलिए हुआ था कि उससे पहले हम लोग ब्रिटेन के साथ हमारा जो क्या कहते हैं कुछ हद तक करेंसी जुड़ी हुई थी, जब अलग हुई तो ये होना ही था। तो आगे चलते हैं, टाइम कम है, काम है ज्यादा। भारत में विदेशियों द्वारा नियंत्रित कंपनियों
को विनियमन करने के उद्देश्य से 1947 में विदेशी मुद्रा विनिमय कानून फेरा पारित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे वर्ष 1973 में संशोधन किया गया। फेरा फेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बड़े केस चलते रहते हैं, आपने सुना होगा। भारत में विदेशी भंडार को सुरक्षित करना, विदेशी निवेश को भारत में आधारभूत निवेश बनाने के लिए फेरा को महत्वपूर्ण उद्देश्य है। वर्ष 1998 में फेरा के स्थान पे फेमा आया, फेरा के स्थान पे आया फेमा लाया गया और 1 जून 2000 से इसे लागू किया गया। चलिए आगे चलते हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठनों की हम लोग बात करेंगे, टाइम कम है काम है ज्यादा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में एक हुए समझौते के अंतर्गत की गई, वर्ष 1945 में की गई। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। इसमें प्रत्येक सदस्यों द्वारा एक एक गवर्नर नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में इसमें 189 सदस्य देश हैं। जी हाँ, वर्ष 1971 में पहले IMF के सदस्यों का कोटा तथा इससे निकली जाने वाली समस्त राशियों को डॉलर में व्यक्त किया जाता था। वर्ष 1971 में $1 को एक AFDR के बराबर माना गया है और IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एवं साख प्रणाली स्वर्ण ट्रांजिट यानी रिजर्व ट्रांसफर कहा जाता है। सामान्यतः अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक IBRD तथा अंतरराष्ट्रीय विकास परिषद IDA को संयुक्त रूप से विश्व बैंक कहा जाता है। विश्व बैंक द्वारा कारोबार सुगमता सूचकांक का प्रकाशन किया जाता है। विश्व बैंक क्या करता है, जो कारोबार किए जाते हैं उसमें देशों के बीच किए जाने वाले कार्य जो ट्रांजिशन है उसको मैनेज भी करता है। आगे चलते हैं, अंतरराष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 24 सितंबर 1960 में की गई। विश्व बैंक के अंतर्गत विकासशील देशों को दीर्घकालीन आवश्यकताओं के लिए आसान शर्तों पर ऋण प्रदान करने की स्थापना की गई। अंतरराष्ट्रीय विकास परिषद का उदय उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय विकास परिषद को उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है कि जो विकासशील देश हैं, गरीब देश हैं, उनको अपने आप विकास करने के लिए जो अंतरराष्ट्रीय विकास परिषद है या विश्व बैंक है वो सस्ते दामों में ऋण देता है। अगला पॉइंट क्या है, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी IMEGA की स्थापना 1988 में गैर व्यापारिक अवरोधों को समाप्त करने तथा समता निवेश तथा सामान्य प्रत्यक्ष निवेशों को बढ़ावा देने के लिए की गई। ठीक है, कि कोई बीच में गारंटर हो, दोनों पक्षों के बीच में अगर मान लीजिए कोई विवाद हो जाता है। तो एशियाई विकास बैंक ABED की स्थापना वर्ष 1966 में की गई, जिसका मुख्यालय मनीला यानी फिलीपींस में है। वर्तमान में 67 देश इसके सदस्य हैं। एशिया तथा सुदूर पूर्व के देशों में आर्थिक विकास को गति देने के उद्देश्य से गठित एशियाई विकास बैंक की कुल पूंजी 50% से अधिक भाग अंशदान अकेला जापान करता है। 1 जनवरी 1995 से विश्व व्यापार संगठन WTO अस्तित्व में आया, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 160 है। यमन इस संगठन का नवीनतम सदस्य है, जिसने जून 2014 में पूर्ण सदस्यता ग्रहण की है। चलिए आगे, वक्त कम है काम है ज्यादा, क्योंकि ये है पॉकेट सीरीज का वादा। आसियान की स्थापना अगस्त 1967 में बैंकॉक में की गई थी। इसका जो सचिवालय है जकार्ता इंडोनेशिया में। इसके सदस्यों की संख्या है दोस्तों 10। बिम्स्टेक की स्थापना की गई थी 1997 में बैंकॉक में की गई थी। इसका मुख्यालय ढाका में है तथा इसके सदस्यों की संख्या है 7। प्रारंभ में इसके 4 सदस्य बांग्लादेश, जी हाँ बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका व थाईलैंड थे शुरू में। G7 औद्योगिक रूप से विकसित 8 देशों का संगठन है, जिसकी स्थापना 5 देशों द्वारा 1975 में की गई थी। इसके आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ओपेक। जी हाँ, ओपेक आपने बहुत सुना होगा। ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है, जिसका स्थापना बगदाद में वर्ष 1960 में की गई थी। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला ओपेक के संस्थापक सदस्य हैं। इसमें कुल मिलाकर अभी जो हैं 12 सदस्य हैं। ओपेक में 12 सदस्य हैं, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल आता है ब्रिक्स पे। एक भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिस पे सवाल UPSC तक में आए हुए हैं, तो छोड़ना नहीं है किसी को। ब्रिक्स की बात करें, ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का संगठन है। इसका पहला सम्मेलन वर्ष 2009 में रूस में येकातेरिनबर्ग में शहर में हुआ था।
वर्ष 2010 में इसका इसमें दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया और यह ब्रिक्स बन गया। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं भाई। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1957 में की गई थी। हाँ, इसके वर्तमान में 28 सदस्य है। ब्रिटेन ब्रिक्सिट बोलते हैं इसे, ब्रिक्सिट का उपयोग कर इस यूनियन से अलग हो गया था। आगे चलते हैं। एशियाई संरचनात्मक निवेश बैंक IIB एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य एशिया में समाज और आर्थिक परिणामों को सुधार करना है। इसका गठन हुआ था 2016 में। तो चलें आगे, वक्त कम है और काम ज्यादा है। वो तेरी, ओके, डन। जी हाँ, हमने कर दिया है खत्म, बहुत तेज। भारतीय अर्थव्यवस्था को हमने किया है पूरी तरह रिवाइज। ये वो पॉइंट हैं जिस पे सवाल आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट, इसे नोट कर लेना, अपने पास संभाल के रखना, एग्जाम से पहले इसको रिवाइज करके जाना। ये है आपका पॉकेट सीरीज ल्यूसेंट का, बिल्कुल जैसे गन्ना निचोड़ के एकदम वो कर देते ना, वो वाली सीरीज है। तो इसे संभाल के रखना अपने पास। इसका मैं PDF भी डालने वाला हूं आप लोगों के लिए। चलिए आप मिलते हैं अगली क्लास में। ये होगी भारतीय अर्थव्यवस्था। अब अगली क्लास में क्या होगा ये आपको आगे पता चलेगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।